सभी को हमारा वेरी वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है? ठीक है। सभी लोग लाइन पर आ जाइए, जितने भी लोग हैं। तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आज कुछ स्पेशल सॉल्यूशन के जो है एमसीक्यूज लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको हल्की सी ट्विस्टिंग भी दिखाई देगी और कुछ बातें आपको मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आज। तो पहले कुछ बिंदु हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। और ये मान के चलिएगा कि ये बिंदु आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूं, ये बिंदु मतलब पॉइंट की बात हो रही है। तो आप समझ चुके हैं, हिंदी से बोल रहा था, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये जो पॉइंट मैं अब बताऊंगा आपको, ये पॉइंट वास्तव में बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। इन पॉइंट्स के लिए आप ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन यूपी पीजीटी पूरी ताकत से इनको लगाने की कोशिश करेगा और मैं चाहता हूं कि ये आए भी। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका भाग्य उदय हो सकता है, ये मेरा कहना है। तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आखिरकार कौन कौन से हैं, इन पर हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी। क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ पॉइंट बताऊंगा, और कुछ पॉइंट पूछूंगा। यानी कि अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है सराउंडिंग के साथ में, यानी कि अगर मैं यहां पर पहला पॉइंट आपसे बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, इफ बॉइलिंग पॉइंट, यहां लिख देता हूं, इफ बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस, if boiling point changes with the pressure, ठीक है, ऑफ सराउंडिंग, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन का प्रयोग करते हैं? बताइए भावना जी। अगर इफ बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, तो हम किस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे? अगर आपको पता है तो बताइए। ये पीजीटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं तो मुझे बताइएगा। इफ बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, तो जिस इक्वेशन का हम प्रयोग करेंगे वो इक्वेशन आप हमें बता सकते हैं, बोले। हम बात चैप्टर सॉल्यूशन की कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज कुछ बताऊंगा आपको, खोज करके आपके लिए लाया हूं। किसी को बताना मत, किसी को मत बताना। कोई कोचिंग कहीं पढ़ता हो, कतई मत बताना आप, ठीक है? कहीं मत बताना, ठीक? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। बताइए, और कोई लोग बताइए। बहुत सारे विद्वान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी समय ना खराब करिए, बताइए। आप बता पाएंगे? यस और नो का जवाब दे दीजिए। मंजीत आप बताइए, बाकी और लोग भी बताएंगे। जी बोले, मंजीत आप बताइए, जगमोहन जी आप बताएं, बाकी लोग जो हैं लाइन पर बताइए। कोशिश करिए, यस और नो तो बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले। नहीं बता पाएंगे, यस और नो कुछ बोलिए। नहीं, चलिए छोड़िए। देखिए, आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं, मैंने कि जब आर नहीं रहा है जी, ठीक है। हम जिस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं उस इक्वेशन का नाम है log P2 अपॉन P1। अब जिसने बताई वो मान्य नहीं है। डेल्टा HV अपॉन 2.303, यहां पर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे और इस इक्वेशन का नाम अगर आपको पता है तो अब मुझे नाम बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ पता है, ठीक है? यहां पर डेल्टा HB जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, P1 P2 जो है वेपर प्रेशर है, T1 T2 टेम्परेचर है।
इस इक्वेशन का नाम तो खैर तुम्हें पता ही होगा। चलिए एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी है कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही सरफेस टेंशन होगा, यानी कि ग्रेटर इज द इंटरमॉलिक्यूलर greater is the intermolecular force of attraction more is surface tension। ये क्वेश्चन भी इस बार पीजीटी में आ सकता है। बहुत गहनता के साथ आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सही है। ये इक्वेशन क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन बोली जाती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्लॉसियस, ठीक है, क्लॉसियस क्लेप्रियन इक्वेशन बोलते हैं, क्लेप्रियन इक्वेशन, PECLAY नहीं है, CLA होगा, क्ले, ठीक है, प्रियन PEYRON। चलिए क्लेप्रियन इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता तो फिर मुझे लगता है कि यूपी पीजीटी देने वाले 98% लोग इस क्वेश्चन को गलत करते कि बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, और ऑप्शन देता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन देता राउल्ट्स लॉ, और तीसरा ऑप्शन हेनरी लॉ, और चौथा आपको क्लेसियस क्लेप्रियन। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरी इंडिया के 98% लोग इसे गलत लिखते, ये मैं दावा कर सकता हूं। अगर ऑप्शन ऐसे दिया जाता जो मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ गहनता वाली चीजें भी हम आपको सिखाते रहेंगे बीच बीच में, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला है, इसमें आप ये मान के चलिएगा कि अगर यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल दूं, जैसे सपोज कर लो मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल दे दिया, मतलब वाटर दे दिया, एक आपका इथेनॉल दे दिया, ये इथेनॉल दे दिया, और ये यहाँ पर मैं CH3OCH3 कह देता हूँ, ठीक है। इसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसका होगा, विच वन हैज द ग्रेटर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन आप बताइए क्या है, ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, जी बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आज का आधे घंटे का ये वाला क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और ये क्लास आप ऐसी, जो मैं पॉइंट लेकर के आया हूँ, पूरे चैलेंज करता हूँ, पूरी हर बात को चैलेंज करता हूँ कि कोई नहीं दे सकता ये पॉइंट जो मैं आज ढूंढ करके लाया हूँ आपके लिए। 100% चैलेंज्ड पॉइंट है, ये चैलेंज्ड पॉइंट है। इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि इटोप्स इक्वेशन कौन सी होती है, इटोप्स इक्वेशन अगर मान लो आ जाती इस बार पेपर में, तो यहां पर मैं लिखे देता हूं इटोप्स इक्वेशन, ठीक है। इटोप्स बोलते हैं, इटोप्स इक्वेशन। तो आपने इटोप्स इक्वेशन पढ़ी होगी, 100% जब MSc किया होगा तो इटोप्स इक्वेशन पढ़ी होगी, निश्चित तौर पर पढ़ी होगी। तो ये इटोप्स इक्वेशन एक्चुअल में बताती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटोप्स इक्वेशन। एक एक पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मैं आपको हर क्षण बताता चल रहा हूं, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। बताएंगे अनमोल, बताएंगे क्या इटोप्स इक्वेशन आपने पढ़ी थी कहीं, व्हाट इज इटोप्स इक्वेशन और ये क्या बताती है, इटोप्स इक्वेशन क्या बताती है, जी बताइए। व्हाट इज द, देखिए समय आप ले रहे हैं, सबसे पहले तो ईमानदारी के साथ फटाफट समय बिल्कुल खराब ना करिए, क्योंकि आज जो साथी पहले आगे आगे बोल रहे थे वो एक भी नहीं बोल रहे हैं आज। चलिए, गामा इज इक्वल टू, हर किताब में दे रखी है m अपॉन रो की पावर, m अपॉन रो की पावर 2/3 है ना, इज इक्वल टू हो जाता है k, और ब्रैकेट में TC लिखिएगा, टीसी माइनस टी कर लीजिएगा, और यहाँ
ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दिस इक्वेशन जो मैंने बोली है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इटोप्स इक्वेशन। अब इटोप्स इक्वेशन आपने कहाँ पढ़ी होगी, मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आपको जरूर याद होगा। अगर आपने एमएससी में फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिजिकल केमिस्ट्री की किताब में आपने देखा होगा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जब पढ़ी जाती हैं तब ये इक्वेशन पढ़ी जाती है और इससे सरफेस टेंशन की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो गामा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, सरफेस टेंशन बोलते हैं। रो डेंसिटी जो हमसे भी पढ़ चुके, क्योंकि ये मेरी आदत है, मैंने हर क्लास को नया बनाया है, हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐड किया है, ये आप जान लीजिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद m जो है यहां पर आ जाता है आपका मास ऑफ लिक्विड, कह सकते हो मास ऑफ लिक्विड कहा जा सकता है, मास ऑफ लिक्विड, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। आपने रेनॉल्ड नंबर अगर पढ़ा है तो मुझे बता सकते हैं रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनॉल्ड नंबर। अर्पिता, अर्पिता बताइएगा। आपने, जगमोहन जी आप भी बताइए। देखिए आप लोग सब विद्वान साथी हैं और आपने एमएससी कर रखा है, ठीक है। एक वर्ड है रेनॉल्ड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर आखिरकार क्या बताता है, तो आज पीजीटी की क्लास आपको लग रही होगी कि सर ने बहुत कुछ ऐड कर दिया है। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनॉल्ड नंबर बताएंगे फटाफट। व्हाट इज द, जी बताइए, अनमोल जी बताइए रेनॉल्ड नंबर। मंजीत, व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे बात करते हैं। रेनॉल्ड नंबर बताता है आपको कि नेचर ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ ट्यूब डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, ठीक, एक वैल्यू पर डिपेंड करता है जिसको रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है। उसका ट्यूब का रेडियस होता है, ट्यूब का रेडियस है। अर्पिता, आपका एमएससी 2017 में है, मेरा एमएससी 2001 में है। मेरा एमएससी अर्पिता 2001 का है, तुम्हारा तो 2017 का है। हो सकता है तुम उस समय जो है वो छोटी सी रही होगी, तब मैंने एमएससी किया था। एमएससी मेरा 2001 का है, ठीक। तो ये बात ध्यान दो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो आप मुझे भी नहीं आना चाहिए था। चलो, रेनॉल्ड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, द नेचर ऑफ, द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ, द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये ऑप्शन नहीं कि मेरा एमएससी 2017 का, ये ऑप्शन ही नहीं हुआ। फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब, थ्रू अ ट्यूब, थ्रू अ ट्यूब डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू, है ना, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। अब जिस वैल्यू पर डिपेंड करेगी कॉल्ड, कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। मंजीत कुछ याद आया, नहीं आया, रेनॉल्ड नंबर। मंजीत, प्रिंस आजकल गायब है, पता नहीं, बिल्कुल सरेंडर कर गया है, हमें लग रहा है कि ज्यादा ही पढ़ाई करने लगा है, ठीक है। शुरुआत तो अच्छी की लेकिन बीच में जाकर गड़बड़ा गया, ठीक। अब रेनॉल्ड नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यों प्रिंस भाई कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो, ना कोई जवाब देते हो, ना कुछ सुनते हो, ना कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो, क्या पढ़ाई बड़ाई बढ़िया नहीं चल रही भाई, है। ये वी है वेलोसिटी, अगर मैं इसे कहूं तो आप इसे न्यू बार भी कह सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर रो ले लीजिए और ईटा लीजिए, रो और यहाँ पर ईटा। ये फार्मूला है, यहाँ पर आर क्या है, रेडियस, जान लीजिए रेडियस। और ये जो v, इसे न्यू बार तो नहीं बोल सकते, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मानी जाती है, तो v कह सकते हो। कुछ किताबों ने v छापा था,
कुछ किताबों ने न्यू, तो फिलहाल मैं इसे वी बार बोल देता हूँ क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए वी बार ही ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यू बार से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वेलोसिटी है, रो डेंसिटी है और ईटा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक, तो इस फार्मूले को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अब एक चीज और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट एमएससी फाड़ के ले जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर अगर एनआर की वैल्यू मोर देन 4000 आती है तो जवाब क्या होगा, एक बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर एनआर की वैल्यू लेस देन 2100 आती है, नीचे और चली जाती है, ठीक है, इससे नीचे गिर जाती है, तो फिर उस समय क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। कि अगर मान लीजिए वैल्यू एनआर की 4000 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब है टर्ब्यूलेंट फ्लो कहलाएगा। ये फ्लो कौन सा कहलाएगा, द फ्लो इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो मैं केवल इतना ही लिख देता हूं, इसको हम लोग टर्ब्यू, ठीक है, LENT, टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलते हैं, टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलते हैं। और अगर मान लो यहाँ देखें हम, तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वैल्यू कम हो गई 2100 से भी नीचे चली गई, 2100 तक तो यही रहेगा, 2100 से नीचे चली गई तो इसे हमें लैमिनर फ्लो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, लैमिनर फ्लो बोलना पड़ेगा, लैमिनर फ्लो बोलना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज की। तो प्रिंस, तुमने भी एमएससी किया होगा और जरूर बताइएगा, जरूर बताइए कि ये सब चीजें आपको अच्छी लग रही हैं या जरूरत है इनकी या नहीं है। जरूरत है, क्योंकि यही चीजें जब आ जाती तो पेपर कठिन बन जाता है, तो उस समय पेपर कठिन बन जाता है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद एक गोल्डबर्ग्स रूल भी आता है, गोल्डबर्ग्स रूल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, नहीं तो बाद में ये मत कहना कि गोल्डबर्ग रूल क्या होता है। गोल्डबर्ग्स रूल, ये मैंने बहुत सारी चीजें देखी, क्या होता है टीचर बहुत सारी चीजें ऐसी रखता है बचा करके, बहुत सारी चीजें ऐसी रखता है बचा करके जिससे कि मुझे लंबा प्लेटफॉर्म बनाना है और मुझे लंबे प्लेटफॉर्म पर जो है वो काम करना है, लंबे प्लेटफॉर्म पर काम करना है। ठीक, तो इसको जो है आप जो है बताइएगा। जी, तो गोल्डबर्ग रूल क्या है, गोल्डबर्ग रूल क्या है, किसी को जानकारी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डबर्ग रूल, जी बताएं जल्दी, 4-5 चीजें बताइए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। नहीं पता, चलिए प्रतिष्ठा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, गुल्डबर्ग रूल क्या होता है, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। गुल्डबर्ग रूल आपको बॉइलिंग पॉइंट बताएगा किसी भी लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, क्रिटिकल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बताएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, द बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली, वैल्यू 2/3 होती है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, इज नियरली 2/3 of its critical टेम्परेचर, बहुत ही बेहतरीन, क्रिटिकल टेम्परेचर व्हेन बोथ आर एक्सपोज टू एब्सोल्यूट स्केल, अगर दोनों को हम लोग
एब्सोल्यूट स्केल पर लगा देते हैं, उसकी जरूरत हमें नहीं। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो व्हेन बोथ आर एक्सप्रेस्ड ऑन एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। जैसे कि अगर आपको अब याद दिलाता हूं, ऐसे लिखा होगा TB इज इक्वल टू 2/3 TC हम बोल सकते हैं। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, ये गोल्डबर्ग ने बोला था, ये गोल्डबर्ग ने बोला था। इसी तरीके से आपको ट्रॉन्ट्स रूल भी एक पढ़ा जाता है जिसका नाम है ट्रॉन्ट्स रूल, TROUNT, ठीक है, ON एपोस्ट्रोफी, ट्रॉन्ट्स, ट्रॉन्ट्स बोला जाता है, साइलेंट है, ट्रॉन्ट्स रूल भी बोलते हैं। और कुछ लोग इसे है ना ट्रॉन्टॉन्स रूल बोलते हैं, ट्रॉन्टॉन्स स्पेलिंग कर TROUN, ठीक है, दिया है TROUN, बीच वाला उड़ा देते हैं, कुछ किताबें बीच वाला ओ उड़ा देती है, TROUTON से लिख देते हैं, ट्रॉन्ट्स रूल। तो इस रूल के अंदर क्या है, इस रूल के अंदर वैल्यू क्या है, तो अब ये क्या बताएगा, ये तो आप बताए, बिल्कुल सही, वेपोराइजेशन, बिल्कुल सही, 100% आपने बिल्कुल सही बताया है। ये वेपोराइजेशन की जानकारी, रेशियो बताएगा, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की रेशियो की जानकारी देता है। हाँ, सुना नहीं है, पता है, कुछ लोगों को पता है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या बताता है, द रेशियो ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताता है। तो ये रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ मोलर हीट ऑफ या हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी लिख सकते थे, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो लिख सकते हो ऑफ एनी लिक्विड, और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी लिख दो, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमेशा इक्वल होता है, तो इज क्या लिखे आगे, इज अप्रोक्सीमेटली लिख दे, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वैल्यू, आप मिला लीजिएगा, मुझे जो आइडिया है वो मैं बता रहा हूं आपको, लगभग मान के चलिएगा 88 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, 88 है ना, जूल पर केल्विन पर मोल भी कह सकते हो आप इसे। तो डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन TB की वैल्यू आप इसे लिख सकते हो 88 जूल पर केल्विन पर मोल लिख सकते हो, या जो अभी आपने बोली 21 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जो अभी आपने वैल्यू बोली वो सेम आती है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ चीज़ों को जो इग्नोर कर जाते हैं वो खतरनाक होती है। खैर, मैंने आपको आज जानकारी जो दी है शायद आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और ये एग्जामिनेशन जो स्टैंडर्ड बनेगा उसमें इस एग्जामिनेशन में इस चीज का रोल जरूर होगा। चलिए कुछ बातें और भी कर लेता हूं। मैं हमेशा आप बताता हूं कि अनुज सर का क्लास आपको जरूर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर आपने ये किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको हर बार कुछ नया देने का एक इरादा बना करके चलता हूँ, और उसमें आपका हमेशा बेनिफिट होता है, ये मेरा मानना है। चलिए खैर कोई बात नहीं, एक मैं यहाँ पर कॉलम यहाँ पर ले लेता हूँ, कॉलम 1 ले लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आने की इस बार संभावना बहुत है, इसीलिए मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन ढूंढता हूँ और आपके लिए जोड़ता हूँ। और उसमें अगर कोई जरा भी आपको मिस्टेक, कभी कभी देखिए कुछ लोगों का एक उद्देश्य बनता है, मैंने देखा कुछ लोगों का उद्देश्य बनता है कि गलतियां ढूंढना। कुछ लोग जीवन में सिर्फ गलती ढूंढते हैं, और कुछ लोग गलती पॉजिटिव वे में बताते हैं कि नहीं सर ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जो जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव है उनको वास्तव में वो लोग बड़ा अच्छे लोग हैं, ये मान के चलिए, लेकिन जिनकी थिंकिंग में गड़बड़ है वो फिर डिस्टर्बेंस, नहीं यार, अरे जब नहीं आ रहा था तो नहीं बोल रहे थे, हमेशा बोला करिए, जब आए तब भी, ना आए तब भी बोलिए, दोनों बातों बोलने का जज्बा रहना चाहिए। और कुछ लोग होता है कि जब आ रहा होता तो इतनी तेजी से बोलते हैं और साथ में कहते हैं अरे सर ये तो सब नॉर्मल है, हम पढ़ रखा, और जब नहीं आ रहा तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, उनकी कोई चैटिंग ही नहीं होगी, उनकी कोई चैटिंग। अरे जब सरल में चैटिंग कर सकते हो तो कठिन में भी चैटिंग करिए ना हमारे साथ में, तब देखते हैं ना कुछ। तो एक मैं यहाँ पर दे रहा हूं, एक मैंने यहाँ लिखा मोलैरिटी इक्वेशन। मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बोल रहा हूं कि एक से रहिए, जीवन में हमेशा एक से रहिए। नंबर टू इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट ऑफ
टेम्परेचर। हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर जैन, वो हमेशा एक बात कहा करते थे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बोलते थे। और उनका कहना ये था कि भैया जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो अगर आपने 4 घंटा पढ़ा है उसे, तो केवल 40 मिनट सही से बोल पाएंगे। 4 घंटा पढ़ने के बाद आप 4 घंटा वापस 100% नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को बहुत कुछ, जैसे मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, तब मैं आपके सामने बोल पाता हूँ। अन्यथा मैं 1 मिनट नहीं बोल सकता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हम लोग जो है बहुत कुछ सीखने के बाद उसका कुछ ही पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये जो है, मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लेता हूँ, पार्ट मिलाइए। ये ऐसे क्वेश्चन की संभावना 2025 में जो पीजीटी होने वाला 22 वाला, इसमें संभावना बहुत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ लिक्विड 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 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, चाहो तो कंसंट्रेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी पार्ट यूज्ड फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन, और डी पार्ट, ये बहुत सरल मैंने लगाया, पहला आपको सरल लगा के दिया। जी बताइए इसमें किसे क्या मिला है। यहाँ आंसर लिख देंगे, सबसे बेटर रहेगा, यहाँ आंसर लिख देंगे। बताइए 1 का आंसर क्या आएगा, 2 का आंसर क्या आएगा, 3 का क्या आएगा, 4 का क्या आएगा। सभी के नीचे आंसर लगा देंगे, खट से आंसर भी पूरा हो जाएगा और आपका कॉलम भी एकदम सेट हो जाएगा। जी बता दीजिए, बताइए, यहाँ आंसर लगा देते हैं। जी बोलिए। 1 का ए हो गया, ठीक है, 1 का ए हो गया। आगे बोलिए। 2 का बी हो गया। वन का डी होगा, ठीक, बिल्कुल सही, 1 का डी होगा। समझ में आ गया, अब बिल्कुल सही है, 1 का डी। ऐसे नहीं, लाइन से बोलिए, लाइन से बोलिए। वन का डी, 2 का ए हो गया, ठीक है, 2 का ए मान लिया मैंने, बिल्कुल सही। 3 का बी हो गया, बिल्कुल सही है। और इसे ए ऐसा बना दे कैपिटल, और यहाँ पर ऐसा कर दो, इसे कैपिटल बना दो, कैपिटल लेटर बना देते हैं ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। 1 का डी, 2 का आपका ए, और 3 का बी, और 4 का आपका सी। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए, आज हम आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, शर्मा जी के साथ आप रहेंगे तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी 100%। सिलेक्शन इज डिफरेंट थिंग बट यू विल गेट मोर एंड मोर न्यू थिंग्स। ठीक है, सिलेक्शन की बात दूसरी है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि आप जानते हो इतना लड़का पढ़ता है, इतने लोग पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन तो निश्चित तौर पर कुछ ही लोगों का होगा। ये भी, इसमें भी मेरा कड़वा सच है ये, मतलब इसको आप बिल्कुल बुराई ना मानिएगा। सिलेक्शन सबका, भाई अब सीटें ही पता लगा, सीटें वहां पर 110 हैं और लड़का पढ़ रहा है 2500, तो 110 ही तो लिए जाएंगे, सब तो लिए नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित है। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जैसे अब बिहार वाले में मैंने कितने लोग पढ़ाए और कितने सेलेक्ट हो गए, हुए। सिलेक्शन तो निश्चित होना है यहाँ से, ये तो पक्का है, लेकिन किसका होगा ये ईश्वर ही जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर एक वैल्यू मैंने KF ले ली है, एक वैल्यू मैंने यहाँ पर पाई ले ली है, एक वैल्यू। इस बार बताइए 2021 में ये पैटर्न बदला है और वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आई दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पर B लिख देता हूँ, यहाँ पर C लिख देता हूँ, यहाँ पर D लिख देता हूँ। A के आगे लिख देता हूँ मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ लिख देता हूँ मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट लिख दिया। दूसरा लिख दिया मोलल
डिप्रेशन कांस्टेंट लिख दिया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर लिख दिया मैंने, वेंट ऑफ फैक्टर लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दिया। चलिए मिलाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर मिलाइए फटाफट। अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप ही मिलाएंगे। जी बोले, यहीं पर आंसर लिख दूंगा। 1 2 3 4 यहीं आंसर लिख दूंगा। वन का बी होगा, ठीक है। वन का आपका बी हो गया, टू का आपका टू हो जाता है डी, टू का डी हो गया। थ्री का बताइए, थ्री का हो गया आपका ए, और फोर का हो गया आपका सी। बिल्कुल बेहतर, सही है ना, सही चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, सही दिशा में। एक और थोड़ा सा क्वेश्चन जो पीजीटी में जिसकी संभावना बनेगी, वो भी हम आपसे बात कर लेते हैं, आज दिल से बताइएगा क्लास आपको कैसा लग रहा है, कुछ हटके मिल रहा है आपको। कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। चलिए यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा लिख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद लिख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। फिर फोर्थ पॉइंट आपको आइसोटोनिक विद ब्लड लिख देता हूं, आइसोटोनिक विद ब्लड लिख देता हूं। यहां पर ए पार्ट जाने दे रहा हूं, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट जाने दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं आपको C2H5OH प्लस गंगा जल। उसके बाद दे रहा हूं C6H5Cl क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दे रहा हूं। उसके बाद आपको RCOOH प्लस वाटर दे रहा हूं। डी पार्ट 0.85% NaCl, और यहाँ W/V सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं। चलिए बताइए, ऑप्शन बताइए। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 जी बोले। एक साथ लिखा करिए, जब भी लिखें तो पूरा स्लॉट लिखिए। क्या फर्स्ट का बी नहीं हो सकता है? आइडियल सॉल्यूशन है भाई, आइडियल सॉल्यूशन फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी है, सेकंड का ए है। फर्स्ट बी में जाएगा, सेकंड में ए जाएगा, और थर्ड में चलेंगे तो सी जाएगा, और लास्ट वाले का फिर डी जाएगा। ठीक है, ये है जवाब। ठीक जी, है ना क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए एक और बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी उम्मीद हो सकती है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूं। जिंदगी कहाँ लेती है,
ये कॉलम फर्स्ट हो गया और यहां ये कॉलम सेकेंड हो गया। ठीक, यहां पर 1 NaCl, 2 CaCl2, 3 K3FeCN का होल 6 और फोर्थ Al2SO4 का होल थ्राइस। यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C, यहां पर D। यहां I इज इक्वल टू 3 लिखा मैंने, यहां I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 5 और I इज इक्वल टू 4। बताइए आंसर 1 2 3 4। जी बताएं। सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 1 का आंसर हमेशा 1 से लिखा करिए जगमोहन जी, आप गड़बड़ा देते हैं, 2 पहले लिख देते हैं, 1 हमेशा बाद में लिखते हैं आप। 1 का B हो जाएगा, 2 का A हो जाएगा, 3 का D हो जाएगा, 4 का C हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन देखिए, बेहतर है, बहुत बेहतर क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आज आपके लिए। यहां पर कॉलम 1 ले लीजिए, यहां कॉलम 2 ले लीजिए। 1 में I इज लेस देन 1, 2 में I इज ग्रेटर देन 1, 3 में I इक्वल टू 1, 4 में पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TCM इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर मैं ले लेता हूं A ले लेता हूं, थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पर D। चलिए कोई नहीं, आंसर लाइन में दीजिए, थोड़ा सा आराम रहती पढ़ने में। यहां पर मैं लिख देता हूं एसोसिएशन, यहां पर लिख देता हूं मैं यूरिया। यहां लिख देता हूं वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ कर देता हूं, चार्ल्स लॉ। और डी में लिख देता हूं आपको डिसोसिएशन। जी बताइए। 1 2 3 4 बोले। वन का आपने ए बोला है, वन का ए कैसे होगा? वन का बी लिख देता हूं, चलिए 4 का तो सी बिल्कुल सही, थर्ड का
फोर्थ का सी बिल्कुल सही है। फोर्थ का सी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फोर्थ का सी सही है। थर्ड का बी सही है। फर्स्ट का ए सही है। और सेकंड का क्या बचा, अब डी बचा ना। अब देखिए मिलाइए। सही है ये सही लिखा है मैंने, गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए डन, वेरी गुड। एक और कराऊंगा क्वेश्चन आपको, दो और कराऊंगा मैं। बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, ठीक है, आप परेशान ना होइए कोई भी लोग। टीचर तो कॉलम फर्स्ट हो गया। टीचर तो ये है कि कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 बार वर्ड को रिपीट करेगा, तो आप जल्दी कंफ्यूज मत होइए। टीचर का काम ही यही कि जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें कंफ्यूज करना। मोलैरिटी, बोले साहब ऐसा नहीं होता, टीचर कंफ्यूजन नहीं करता, लेकिन टीचर जो कंफ्यूजन मैं पैदा इसलिए आपके अंदर कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, बाकी मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। मोलैलिटी, उसके बाद डी है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, 1 2 3 डाल देता हूं यहां पर। 1 2 3। ठीक, ए में डाल रहा हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कर देता हूं तब बनेगा काम। इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर यूनिटलेस लिख देता हूं और उसके बाद मोल पर केजी लिख देता हूं। जी बताइए। बताएं सब लोग जल्दी से। फर्स्ट का ए, 2 का बी, 3 का डी। चलिए, देखो आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट का जो है वो क्या हो सकता है। चलिए, फर्स्ट का बी हो सकता है। मोलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। सही है ना, तो यानी फर्स्ट का सी ले लेते हैं।
हाँ, फर्स्ट का बी ले लेते हैं, तो फर्स्ट का आपको बी ले लेना पड़ेगा। सेकंड, नॉर्मेलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नॉर्मेलिटी जो होती है ये भी डिक्रीज करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर से। ऑप्शन रॉन्ग है, वेरी गुड, शाबाश अनीति जी। नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी मुझे क्यों लेना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। मोलैलिटी जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो थर्ड वाले का ऑप्शन आपका ए भी होगा, और थर्ड वाले का ऑप्शन आप और भी ढूंढ करके बता सकते हैं, डी भी हो सकता है, दोनों मोल पर केजी भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन है, तो ए और डी हमें यहां देना पड़ेगा। और फोर्थ वाले पर हमें ऑप्शन लाना पड़ेगा, ढूंढिएगा, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होती है, तो यहां पर हमें एफ लाना पड़ेगा। एफ यूनिट लेस हुआ तो उसका मतलब सी लाना पड़ेगा, सी। ठीक, बताइए थर्ड वाले का मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी और साथ में ही डी होगा, सॉरी मैंने डी लिखना चाहिए था यहाँ पर, डी मैंने ए बी लिख दिया है, डी लिखना चाहिए था यहाँ जी, डी लिखना चाहिए था। केवल एक ऑप्शन में मोर देन वन गया है, केवल एक ऑप्शन में मोर देन वन गया है, ठीक है। इसीलिए हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। कभी भी इसी वजह से बहुत सारी कंडीशन ऐसी बन जाती हैं कि जहां पेपर तो सही होता है लेकिन हमारा नजरिया अलग हो जाता है, और वहीं हमारे लिए खतरा बन जाता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। तो साथियों, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे एज ए टीचर अगर आप मानते हो तो ये बात मेरी जरूर मानना कि मैंने बहुत कांटों को झेलने के बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ, हर फितरत को जानता हूँ और हर तरीके से मैं लोगों से परिचित हूँ। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन एक प्रकार की कला है, और इस कला में सबको खेलना नहीं आता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान साथी ऐसे हैं जिनको बहुत नॉलेज है, कोई शक नहीं कि नॉलेज उन्हें ना हो, लेकिन यहाँ ये मान लीजिए वो बेचारे सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज उनके अकॉर्डिंग चले, और उनके अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की, ये बात मान लीजिएगा कि समय के अनुसार अपने आप को बहुत कुछ ढालना पड़ता है। तो समय के अनुसार अपने आप क्वेश्चन, भाई पेपर तो आप नहीं बदल सकते हो ना, पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। पेपर आप नहीं बदल सकते हैं, पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती होंगी माननी पड़ेंगी, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना तो बस सिर्फ बहस करिए, डिस्कशन करिए, उसके बाद नतीजा जीरो ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी की मानेंगे ही नहीं। वो तो वही मानेंगे जो उन्हें सत्य लग रहा है ना। तो इसलिए कुछ लोग का ये कहना रहता है, मेरे बहुत सारे ऐसे साथी आज भी हैं जो अनसेलेक्टेड हैं, ऐसे बहुत सारे साथी जो आज भी अनसेलेक्टेड हैं, सिर्फ इसी बात से कि यार पेपर तो आधा गलत आता है, आधा आउट हो जाता है, आधा लोग पैसे दे के करा लेते हैं, वो बेचारे इसी में अपनी जिंदगी गंवाए दे रहे हैं, और सिलेक्शन उनका आज तक नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही जवान पे रहता है कि बुराई करना। अच्छाई तो उनके मुंह से कभी मैंने सुनी ही नहीं, और आज तक वो बेचारे जहां थे वहीं हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीजें सीखिए जीवन में, और ये सीखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो इस ऐसे कहें कि इस प्रशासन, इस समाज के साथ में चलता है। अपने नेता देख लो, मंत्री देख लो, और चाहे आप अधिकारी देख लो, कुछ भी देखो आप, वही तरक्की पे है, वही नाम पर है जिसने इस समाज में उस चीज को मानने के लिए रेडी हो गया जो ये समाज कह रहा है। और अगर आपने, या तो कस के विरोध करिए, विरोध इतना तगड़ा होना चाहिए कि पूछिए मत। यहाँ पर आइसोटोनिक ले लीजिए, एट सेम। या तो विरोध इतना तगड़ा हो कि आपको फेमस कर दे, उतना तगड़ा विरोध करने के लिए ताकत चाहिए होगी, वो है नहीं। तो इसलिए सब चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। डेल्टा वी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर चाहो तो जी बताइए, बताएं फटाफट।
यहां भी मोर देन वन का ऑप्शन आपको मिलेगा। जी बताएं, क्वेश्चन हमने घुमा दिया है, क्वेश्चन मैंने घुमा दिया, यहां पर भी मोर देन वन का ऑप्शन आपको दिया मैंने। जी बताएं, ए का क्या होगा? चलिए, ए, बी, सी और डी। ए के नीचे क्या लिखा जाए, बी के नीचे क्या लिखा जाए, सी के नीचे क्या लिखा जाए और डी के नीचे क्या लिखा जाए? बोलिए आंसर फटाफट, सभी लोग आंसर बोले। बोलिए आंसर, नहीं दे रहे हैं आंसर। ठीक, मनु, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ए के नीचे लिखा जाएगा पी क्यू, पी क्यू थी। बी के नीचे भी आपने पी क्यू थी। सी के नीचे आपने एस दिया है, सी के नीचे आपने एस बिल्कुल सही दिया है, और डी के नीचे आपने आर। बिल्कुल 100% राइट मनु। ठीक है, ठीक है ना, बहुत सुंदर, शाबाश। तो ये हमारे थे आज बेहतर क्वेश्चंस। कैसे लगे जरूर बताइए, क्लास हमारी आज की कैसी लगी आपको ये बताइएगा। और कल हम आपसे डिस्कशन करेंगे कुछ कंसेप्ट, कुछ थ्योरीज। और जो लोग भी टेस्ट सीरीज में हैं, अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि अगर थोड़ा सा हिस्सा आप समय का हमें दे दें, और महासंग्राम बैच जो लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, मतलब जिन लोगों ने बड़े बड़े बैच ज्वाइन किए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनने केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, अगर वो महासंग्राम बैच भी ज्वाइन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट इस बार के पीजीटी एग्जामिनेशन में होगा। तो क्वेश्चन जरूर कैसे लगे जरूर अपना व्यू रखिए हमारे साथ में। क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया, जो मैंने पॉइंट्स बताए, वाकई में आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे आने वाले पीजीटी एग्जामिनेशन में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।